नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। अब हम लोगों के सामने हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से वो लोग जो है भारत में आए। अब हम ये देखेंगे कि इस पूरे में जो ब्रिटिश समाज है यहाँ पर उस समय कैसे कैसे उन्होंने विजय प्राप्त करनी शुरू करी। जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो उनकी पूरी संघ थी, जब तक वो उनके अंडर थे ना औरंगजेब के, तब तक तो यहाँ पर ठीक था। लेकिन जो औरंगजेब की कुछ गलत नीतियां थी उनका भुगतान आगे आने वाले लोगों को भी यहाँ पर करने लगा। लेकिन जैसे मोहम्मद शाह, उन्होंने 29 वर्ष तक राज तो किया, लेकिन उनकी अक्षमता के कारण वहां पर जो है उतना खास पुनर्दार तो उनका हो ही नहीं पाया। तो इस तरीके से जो है उनको काफी सारी कमजोरियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी कमजोरी कब आई? जब यहाँ पर 1757 में प्लासी का युद्ध रखा गया था। और वो प्लासी का युद्ध यहाँ पर अंग्रेजों ने जब जीत लिया था तो उनको सबसे पहले बंगाल में उन्होंने कदम रख लिया। और बंगाल में कदम रखने के बाद उन्होंने दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमाया। और मुगल बादशाह पर नजर रखने के लिए उन्होंने अफगान केयर टेकर को भी पीछे छोड़ दिया। और 1761 में फिर उन्होंने यहाँ पर महाराजाओं पर एक विजय प्राप्त करके पानीपत का तीसरा युद्ध भी जीत लिया। तो ऐसे करते करते यहाँ पर इन्होंने बढ़ा अपने आप को करने लगे। हुआ कुछ ऐसा था कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वहां पर जो है उन्होंने चलो बहुत बड़ा एम्पायर यहाँ पे तैयार कर दिया, तो उतना ज्यादा जो आगे आने वाले लोग थे वो उसको संभाल नहीं पाए। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो औरंगजेब था वो बहुत ज्यादा क्रूरल राजा थे, बहुत ज्यादा एरोगेंट थे। तो उनके राज के समय जो बहुत सारे समूह थे उनके बीच में पारस्परिक शत्रुता, ईर्षा और शक्ति काफी ज्यादा जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ने लग गई थी। और उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये एक जो है वो जो पूरा एम्पायर है वो पतन में जाने लगा। औरंगजेब ने यहाँ पर जो जाट, सिख, मराठा इन सब जैसे शक्तिशाली समूह को भी यहाँ पर जो है वो पर्दापण उनका किया, जिन्होंने स्वयं के राज्य बनाने हेतु मुगल साम्राज्य से युद्ध करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। और उन्हीं के समय में यहाँ पर धीरे धीरे करते करते जो स्वायत्त राज्य क्षेत्र है उनका भी विकास होने लगा। जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने अपने हर एक को अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। जैसे 1724 में दक्कन के जो निजाम उल मुल्क है उन्होंने यहाँ पर 1700 वहां से शुरू होकर 1740 के बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब जगह में यहाँ पर जो मेन था दिल्ली, तो मुगल एम्पायर का उनके नियंत्रण से बाहर होता गया। जिसके बाद 1750 में गुजरात, सिंध, अवध इन सब ने भी यही करा। दिल्ली के जो नजदीक थे यहाँ पर फर्रुखाबाद, रोहिलखंड इन सब ने भी अपने आप को स्वतंत्र यहाँ पर घोषित करना शुरू किया। लेकिन वापस लौटे जितने भी राजपूत थे उनके गठबंधन को औरंगजेब ने तोड़ दिया था, लेकिन उन्हें पूरी तरह दबाया नहीं गया था। जैसे अब यहाँ पर जो है 3 श्रेणियों में उनका उदय हुआ। जैसे एक उत्तराधिकारी राज्य थे जैसे कि हैदराबाद। हैदराबाद ने 1748 में जो निजाम उल मुल्क थे उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर हैदराबाद के इतिहास में सबसे पहले जो एक अलग सा अध्याय यहाँ पर खत्म हो गया था। ये गौरवशाली शुरुआत जो है निजाम उल मुल्क जो सैयद ब्रदर्स थे उनके समय का एक कुलीन था, जिसके द्वारा 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना शुरू हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको। निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने के लिए मोहम्मद शाह की मदद करी और बदले में उनको दक्कन का सूबेदार बना दिया था। और ऐसी अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल के अंदर जो भी हमारे यहाँ पर स्वतंत्र और दिल्ली सल्तनत जो था उन्होंने यहाँ पर जो औपचारिक निष्ठा ने बंगाल में नवाब के शासन को और ज्यादा सुदृढ़ किया। मुर्शिद कुली खान जो थे बंगाल के यहाँ पर गवर्नर थे, लेकिन दिल्ली का उससे संबंध मात्र भेंट भेजने तक ही सीमित था सिर्फ। और फिर फाइनली शुजाउद्दीन और फिर अली वर्दी खान 1739 में वहां तक के नवाब बने रहे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप लीव भी कर सकते हो, इतना नहीं पूछा जाता। अवध में भी सेम इसी प्रकार का हाल था। और ऐसे ही स्वतंत्र राज्य भी काफी ज्यादा थे जो कि राजपूत थे, जैसे महाराष्ट्र उसके राजस्थान और कुछ गुजरात के रीजन में उन्होंने भी अपने यहाँ पर जो है वो शासन आरंभ करा। मैसूर जो आज के समय का कर्नाटका का रीजन है वहां पर भी दक्षिण भारत में ये भी अपनी एक शक्ति के रूप में आता है, जिसमें यहाँ पर जो है पहले तो हैदर अली थे, फिर उसके बाद हैदर अली के यहाँ पर योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने सुदृढ़ किया। और हैदर अली मंसूर की सेना ने मात्र एक वो एक कनिष्ठ अधिकारी थे, धीरे धीरे करते वो कुशल सेनापति के रूप में निकल करके आए।
और इसी प्रकार से जो केरल है, केरल भी यहाँ पर कोचीन, त्रावणकोर और कैलीकट, इन सब के साथ मिलकर के केरल राज्य आज के समय का बना हुआ है। तो ऐसे ही चलते यहाँ पर धीरे धीरे जो है उनका भी निर्माण हुआ, और हैदर अली ने फिर 1766 में वहां पर भी आक्रमण किया और कैलीकट को मैसूर में मिला दिया। ठीक है। ऐसे ही वहां पर उस समय के जो है काफी सारे नए नए राज्य, नवीन राज्य जिसको हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर बढ़ने लगे। जैसे मराठा राज्य, मराठा साम्राज्य। तो शाहू जो शिवाजी के पोते हैं, उन्होंने 19 वर्षों तक वहां पर सम्मानपूर्ण जो है मुगलों की कैद में रहे। और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उनको वहां से रिहा कर दिया गया। शाह और ताराबाई, जिन उनकी ताई, के बीच 1714 में खुला संघर्ष चलता रहा। अपने विश्वसनीय और सक्षम मंत्री बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू जो है यहाँ पर जीत जाते हैं। और 1713 में शाहू ने बालाजी का पेशवा या प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था। पेशवा प्रधानमंत्री एक ही बात है, दोनों मतलब सेम ही पोस्ट के नाम होते हैं यहाँ पर, राइट। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर, क्योंकि उनको ज्यादा कुछ प्रशासनिक अनुभव था नहीं, तो नए पेशवा ने तेजी से फटाफट से महाराष्ट्र, जो मराठा के सरदार थे यहाँ पर, जो ये लोग थे, उन लोगों के यहाँ पर महाराष्ट्र का जो अधिकतर हिस्सा था वो अपने अंडर यहाँ पे कर लिया। तो ऐसे करते करते बाजीराव प्रथम ने अपने पिता की भी मृत्यु के पश्चात इन चीजों को बढ़ावा दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे करते करते जो मराठा एम्पायर था वो भी वहां पर काफी ज्यादा जो है वो पनप रहा था। मराठा एम्पायर की हम बात करें तो बाजीराव ने 1728 में मालवा, 1731 में गुजरात, इन सब रीजन पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी, और उन्होंने बुंदेलखंड पर भी कब्जा अपना लिया था। दक्कन में जो पालक्खेड़ है और हैदराबाद के निजाम, उनको भी यहाँ पर पराजित करके उन्होंने अपने इस चीज को आगे बढ़ाना शुरू करा। आप लोगों से यहाँ पर सवाल किया जा सकता है कि बाजीराव ने 1737 में दिल्ली में छापा मारा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है पहले, और मुगल शासक जो निजाम है उनसे मदद करने के लिए भी कहा, ये सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे करते करते बालाजी बाजीराव जो नाना साहेब 1740 में वहां के पेशवा बनते हैं और 1761 तक अपना शासन करते हैं। 1749 में राजा शाहू जो है उनकी मृत्यु के बाद बालाजी राव मराठा वहां के एक वास्तविक जो है महाराजा के रूप में भी निकल के आते हैं। ऐसे ही वहां पर जो है जाट शासक जो है वो दिल्ली आसपास के जितने भी रीजन है वहां पर रहते थे। और इन्होंने यहाँ पर जो औरंगजेब, आपको जैसे कि मैंने बताया भी है कि औरंगजेब जो है वो उनकी जो नीतियां थी वो कुछ अच्छी तो थी नहीं, जो लोग उनको पसंद तो नहीं करते थे, है ना, वही आप जानते भी हैं, आप लोगों ने मेडिवल इंडिया के इतिहास में उनके बारे में पढ़ा भी है। तो ये जो उनकी अत्याचारपूर्ण नीतियां थी ना, उनका लोगों ने विरोध करना शुरू करा। पहले तो चलो असफल रहे, लेकिन धीरे धीरे करते करते चुरामन और बदन सिंह के साम्राज्य के समय जाट राज्य यहाँ पर सब स्थापना करने में सफल रहे। लेकिन जो सूरजमल थे उनके नेतृत्व में जाट शक्ति अपने सर्वोच्च उसमें थी, और फिर जब सूरजमल की मृत्यु हुई, धीरे धीरे करते करते उनका साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। ऐसा होता ना कि किसी एक के टाइम पर आते आते बहुत ज्यादा चीजें हाई हो जाती है, फिर धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी डाउन होनी शुरू होती हैं। वही हाल है यहाँ पर भी। पूरा का पूरा जो सिचुएशन बन रही है वो कुछ इसी प्रकार की, जो मैं आपको यहाँ पर पूरा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है भाई, समझ रहे हैं सब लोग इन चीजों को। फिर है आपका यहाँ पर सिख, सिख साम्राज्य। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को उनके धर्म और स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर जो है समझाया। बंदा बहादुर, जिसने 1708 में सिखों का नेतृत्व संभाला था, वो पराजित हुए और फिर उनको मार भी दिया गया था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इन सब के आक्रमण के संदर्भ में सिखों ने एक बार फिर अपनी सत्ता प्राप्त करी थी, और इसी में उनको यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा विभाजित करने की भी कोशिश की गई थी। रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य में यहाँ पर सतलुज में झेलम का क्षेत्र आता था। सतलुज से शुरू होकर के झेलम पूरा राज्य इन्हीं का हुआ करता था। ब्रिटिश ये इतने ज्यादा पावरफुल थे ना रंजीत सिंह, कि ब्रिटेन भी इनसे पंगा लेने से पहले सोचते थे कि भाई इनसे पंगा लेंगे तो अपनी हार हो जाएगी। तो इनका भी काफी बड़ा वर्चस्व हुआ करता था। 1799 में लाहौर पे उन्होंने कब्जा किया, 1802 में अमृतसर पर कब्जा किया, और फिर उसके बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही रोहेला और बंगश जो है पूरा एरिया, वो भी यहाँ पर कंट्रोल में आता है। रोहिला लोग जो है वो कहाँ पे रहते हैं, रोहिल्लाखंड, जो कि गंगा की घाटी के पास रोहिल्ला और बंगश पठान है, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया था। जो कि दाऊद, जो कि एक अफगानी सैनिक थे, और उनके पुत्र अली मोहम्मद खान, इन लोगों ने बरेली के जिले में यहाँ पर छोटी एस्टेट को रोहिलखंड नाम जो है देना शुरू कर दिया था। और फिर पूरब में मोहम्मद खान, इन्होंने अपने आप को यहाँ पर बढ़ाना शुरू किया था। और धीरे धीरे करते करते यहाँ पर इन दोनों यहाँ पर जो ऑलरेडी उस समय जो दो महान मुगल और ब्रिटिश चल रही थी, उनके बीच में इन्होंने यहाँ पर लड़ाई वगैरह करनी शुरू कर दी थी।
और इसी प्रकार से यहाँ पर इन लोगों ने अपने आप को जो है बढ़ाने की भी आगे कोशिश करी थी। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे इनकी शुरुआत कैसे होती है। धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत यहाँ पर कैसे होती है। ब्रिटिश राज्य की साम्राज्य जो है, ऐसा कई लोगों का अलग मानना है। उन्होंने मानना है कि भाई 1740 में जब ब्रिटिश और मैंने बताया था ना कार्नेटिक वॉर्स जो है, जब कार्नेटिक वॉर्स लड़ रहे थे तब हुआ। कईयों का कहना है कि नहीं, 1757 में जब यहाँ पर बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, वो पलासी वाला जो युद्ध हुआ, उसके बाद ये चीजें ठीक खराब हुई। कई लोगों का ऐसा कहना है, कई लोगों का ऐसा मानना है कि 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था तीसरे पानीपत युद्ध में, तब ये चीज हुई। तो यहाँ पर अलग अलग मानने हैं सबके। लेकिन ब्रिटिश यहाँ पर क्यों जीत रहे हैं, उसके क्या रीजन है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। उनके पास हथियार बहुत ज्यादा थे, उनकी जो रणनीतियां थी, उनकी बहुत ज्यादा रणनीतियां स्ट्रांग होने लग गई थी। उन्होंने यहाँ पर जो भी यूरोप की बंदूकें, तोपे, उनकी जो पूरी गति, उनकी दूरी, वो सब जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। उनके यहाँ का जो आर्मी था वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन था, अनुशासन में बहुत ज्यादा था। तो ये एक सबसे बड़ा काम माना जाता है। उनको वेतन यहाँ पर नियमित रूप से दिया जाता था, अनुशासन की कड़ी व्यवस्था की जाती थी, ताकि ये सब जो चीजें हैं वो जो पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा सके। मेधावी नेतृत्व इन्होंने किया यहाँ पर, काफी पावरफुल लीडरशिप थी, जैसे कि सर आयरे कूट, लॉक लॉर्ड, आर्थर वेलेस्ले, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। भारत की तरफ से यहाँ पर कई लोगों ने किया, ऐसा नहीं कि भारत की तरफ से नहीं किया। हैदर अली, टीपू सुल्तान, खिलजी खान, माधवराव सिंधिया, इन सब लोगों ने किया है, लेकिन कम लोग थे ऐसे, जबकि वहां पर ये लोग जो है वो काफी ज्यादा थे। प्लस वहां की जो वित्तीय व्यवस्था थी वो हमसे ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने काफी व्यापार भी कर लिया था, तो उनकी जो वित्तीय व्यवस्था थी, फंडिंग थी, वो काफी ज्यादा थी। इन सबसे ऊपर यहाँ पर जो आर्थिक रूप से जो बेटर थे ब्रिटिश लोग, ये चाहते थे कि भाई भौतिक जो है अपना अपने आप को एक्सपैंड करना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अपनी टेरिटरी को उन्होंने एक्सपेंड करने की कोशिश करी। इन्होंने ये सोचा कि जो कमजोर, विभाजित, स्वार्थी, भारतीय अज्ञानता है और धार्मिक पिछड़ेपन में डूबे लोग हैं, इनको यहाँ पर, इनमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, तो इसी बात का फायदा उठाओ। ये उनकी कमी थी, उन्होंने गलत सोचा, आगे चल के वो भी हार ही जाते हैं। तो ये उनकी कमी थी, उनकी गलत सोच थी यहाँ पर। अब धीरे धीरे पहले होता क्या, सबसे पहले सिराजुद्दौला जो थे 1740 में, सरफराज खान थे। सरफराज खान के बाद यहाँ पर अलीवर्दी खान बनते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री का बेटा था सिराजुद्दौला, वो 1757 से 1765 तक वहां के नवाब बनते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ की स्टोरी बहुत ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, तो यहाँ पर सिराजुद्दौला थे, ये यहाँ पर जो है, होता ये है कि एक्चुअली में क्यों शुरू होता है, जो ब्रिटिश थी उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी वो कैलकाटा में थे, अपनी फैक्ट्री लगाई थी। कसीम बाजार में उनकी फैक्ट्री थी यहाँ पर, ठीक है, फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम उन्होंने यहाँ पर बनवाया था, उनकी यहाँ पे फैक्ट्री थी। हुआ प्रॉब्लम ये थी कि जब सिराजुद्दौला जो थे यहाँ पर, अ, सिराजुद्दौला है और ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है यहाँ पर वो अपने आप को फ्रांस से बचाने के लिए जो फोर्ट विलियम का एरिया था उसके ऊपर किलाबंदी करना शुरू कर देते हैं, उसके आसपास। तो किलाबंदी यहाँ पर अपने हिसाब से करना शुरू कर लेते हैं, कब्जा करके यहाँ पर अपना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस समय का जो वहां का राजा था, नवाब था, वो तो सिराजुद्दौला था। अब उनकी परमिशन के बिना ये सब काम चल रहा था वहां पर। तो यहाँ पर जो है जब ये खबर वहां तक पहुंचती है, तो ये अपने आप जो है पर्सन को वहां पे भेज देते हैं। और यहाँ पे पर्सन को भेजने के बाद वहां पर जो है एक ट्रेजेडी होती है, जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत से लोगों को बंद करके रखा जाता है, ब्रिटेन के काफी सारे लोगों को, और वो काफी सारे लोगों की उस समय मृत्यु भी हो जाती है। सो इस प्रकार से ये सब चीजें वहां पर उनको फेस करनी पड़ती हैं। और इसके बाद यहाँ पर कौन सी लड़ाई शुरू होती है, बैटल ऑफ प्लासी शुरू होती है। तो सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे जो है विरुद्ध लड़ने शुरू कर दिया था, और पूरा कब्जा करना शुरू कर दिया। ये चीजें बढ़ती गई आगे, और फिर फाइनली यहाँ पर जो है बैटल ऑफ प्लासी वहां पे की जाती है। और आज मैं आपको बता दूं, ये फोर्ट विलियम का जो है, ये हमारा ईस्टर्न जो आर्मी है उनकी कमांड है वहां पर, ठीक है, उनके हेडक्वार्टर्स है ईस्टर्न कमांड फोर्ट विलियम में। यही होता है बदला, वहां का बदला वहां से चुकाया गया। और फिर इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यहाँ पर हुआ। सिराजुद्दौला का जो वहां पे सेनापति था वो मीर जाफर, वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। तो सोचो जरा, आप ही का खुद का पर्सन अंग्रेजों से मिला हुआ, तो आपके जीतने के चांस वैसे ही खत्म हो जाएंगे। सिराजुद्दौला किसी प्रकार से युद्ध क्षेत्र से अपनी जान बचा करके भागा, मुर्शिदाबाद पहुंचा और फिर अपनी पत्नी के साथ पटना भाग गया। और कुछ समय बाद जो है मीर जाफर के पुत्र ने ही सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो यहाँ पर जो है अब कौन आ गए, मीर जाफर नए नवाब बन गए, क्योंकि ब्रिटिशर ने लालच दिया था उनको कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपको नया यहाँ पर जो है नवाब बना दिया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने मदद करी, बन गए नवाब। ठीक है, यही चाहते थे ना, कर दिया इन्होंने यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है कंपनी ने यहाँ पर जो है वो क्या बोला कि नवाब से ये बोला कि भाई आपको जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है वहां पर हमें फ्री ट्रेड करने की परमिशन देनी होगी। और यहाँ पर जो कलकत्ता के 24 पारंगना रीजन है, उस 24 पारंगना रीजन की जो जमींदारी है वो भी अंग्रेजों को मिल गई। इसके बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने और हर्जाने के रूप में 17,50,000 रुपए अदा किए। ये उस समय के, सोचिए, आज की बात नहीं कर रही है, आज भी ज्यादा है, उस समय के तो बहुत ही ज्यादा है। और फिर उसके बाद जो है जाफर यहाँ पर परेशान होने लग गए इस चीजों से। तो जाफर के पुत्र जो है मिरान की मृत्यु हुई यहाँ पर, और उत्तराधिकारी को लेकर यहाँ पे जो है प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। तो यहाँ पर फाइनली जो है कलकत्ता में जो एक नए यहाँ पर मीर कासिम जो है वो यहाँ पर ने आ जाते हैं। अब मीर कासिम जो है वो अंग्रेजों की चाल को समझते थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पर जो है अपनी पसंदीदा के जो उनके अधिकारी थे उनके साथ जो है वो नौकरशाही का गठन किया। सेना के कुशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें सुधार भी करने शुरू करे। फिर इसके बाद यहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स थी उनको यहाँ पर करना शुरू किया। लेकिन उनको भी पता था, मीर जाफर को भी, कि ये सब जो चीजें हैं ना लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर क्या सोचा कि मैं जो है किसकी हेल्प लेता हूँ, जो नवाब ऑफ अवध है उनकी मदद ली जाए। तो उन्होंने यहाँ पर नवाब ऑफ अवध और उस समय के जो वहां के राजा थे, हमारे मुगल राजा, उनकी भी मदद लेने की कोशिश करी, शाह आलम की। तो यहाँ पर जो है क्या यहाँ पे कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध 1764 में, जब अवध आकर के मीर कासिम ने वहां के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शाह जो शहनशाह थे शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर के संघ बनाया। और फाइनली 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध में कूद पड़े। और फाइनली यहाँ पर जो है मीर कासिम बहुत बुरी तरह पराजित हुए। तो बक्सर का लड़ाई किस किस के बीच में हो रही है, मीर कासिम, शुजा उद्दौला और साथ ही साथ शाह आलम, और वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय के वहां के गवर्नर थे। लेकिन मीर जाफर की मृत्यु मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने यहाँ पर गद्दी पे बिठा लिया और उनके साथ यहाँ पर ट्रीटी साइन कर दी। बंगाल के एक नवाब सूबेदार का प्रावधान दिया गया जो कंपनी ही यहाँ पर नियुक्त करेगी। और इस तरीके से मोहम्मद राजा खान बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार बना। इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी संधि साइन होती है, 1765 में इलाहाबाद की संधि। और फिर उसके अंदर जो है यहाँ पर ये बोल दिया जाता है, मतलब सबके बीच में ये संधि साइन होती है। और संधि साइन होते ही यहाँ पर शाह आलम के साथ भी संधि साइन की जाती है। शाह आलम द्वितीय जो है वो यहाँ पर कारा जो है वो नवाब यहाँ पर उनको सौंप दिया जाता है। और जो अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार, बंगाल के राजस्व के अधिकार, ये सब उनको दिए जाते हैं। और कंपनी को अपना काम पूरा करने के लिए 53 लाख रुपए देने पर सहमत भी हो जाते हैं। एंड फाइनली फिर उसके बाद यहाँ पर अब इसके बाद से यहाँ पर किसका शासन शुरू होता है, अंग्रेजों का। अंग्रेजों का शासन यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित किया जाता है। और वहां पर क्या होता है, इस पूरे रीजन में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट होती है। डुअल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पर दोनों को स्वतंत्रता मिलती है। यहाँ पे नवाब और कंपनी दोनों को यहाँ पर सत्ता थी। जो दीवानी का टैक्सेस कलेक्शन का जो अधिकार था वो कंपनी की स्थिति को मिला, कंपनी को मिला था। रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी अधिकार सारे जो है वो अपने पास रखे थे यहाँ पर। और जो बाकी के सारे अधिकार थे वो किनको दे दिए थे, ये पूरा अधिकार जो है वो वहां के राजा को दे दिया गया था, नवाब को दे दिया गया था। लेकिन ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था डुअल गवर्नमेंट, ये बहुत फेलियर था। क्यों? क्योंकि इसने, इस पूरे मामले ने करप्शन को बहुत इंक्रीज कर दिया था वहां पर। करप्शन के बढ़ने की वजह से यहाँ पर हुआ क्या था, इन सबको यहाँ पर खत्म किया गया। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को यहाँ पर भेजा गया था ताकि वो अपने हाथ में लेकर के चीजों को संभाले। लेकिन
उनके उनको ठीक तो करना ही था ना, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आया गया था। रेगुलेटिंग का मतलब ही क्या होता है? कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना है? जो वहाँ करप्शन हो रहा है, वहां पे जो ब्राइब्स चल रही हैं, ये सारी जो चीजें वहां पे की जा रही हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए ये चीजें उनको करने की जरूरत थी। और 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी प्रकार से भारत, जो बंगाल है, बंगाल जो है उनका राजनीतिक केंद्र बन गया, और यहीं से उन्होंने अपनी साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो मैसूर है उस पर अपना कब्जा बनाया। जो है पहली बार उन्होंने यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर उसको लड़ा, भारत में बंगाल में अपनी सुगम सफलता के पश्चात जो वो जीत गए थे, उनको लगा कि भाई अपनी शक्ति को लेके थोड़ा सा उनको वो लग गया था, भाई हम तो यहाँ पर अपना अपने आप बढ़ाते रहेंगे। अब उनको लगा कि भाई एक्सपैंड करो, अब उसको और बढ़ाओ। तो 1766 में उन्होंने हैदर अली जो है मराठों के आक्रमण का सामना कर रहा था, तो उसी समय अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को यहाँ पर सहायता दी और मैसूर पर आक्रमण करने के लिए बहुत ज्यादा उकसाना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ कि हैदर अली ने मराठाओं से संधि कर ली थी, और निजाम के साथ ही महफूज खां की सहायता से भी संधि कर ली थी। तो हैदर अली ने अंग्रेजों के मित्र राजा कर्नाटक पर भी आक्रमण कर दिया था। तो इससे हुआ क्या कि अंग्रेजों ने हैदर अली और निजाम को यहाँ पर 1767 में संगम और तिरुवंतमलई नामक स्थानों पर पराजित कर दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने फिर से उनके साथ संधि कर ली। हैदर अली ने यहाँ पर धोखे का जवाब दिया और अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया, और इस तरीके से यहाँ पर एक युद्ध टल जाता है। लेकिन ऐसे ही सेकंड यहाँ पर युद्ध होता है। हैदर अली को ये दिख गया था कि भाई जो अंग्रेज हैं वो यहाँ पर विश्वासघाती हैं, तो उन्होंने यहाँ पर मराठा और निजाम के साथ पहले ही त्रिगुट ट्रिपैरिटी स्ट्रगल या फिर ट्रिपैरिटी ट्रीटी यहाँ पर साइन कर ली थी। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और अंग्रेज के जो जनरल थे उस समय वेली, उनको हराया, और अक्टूबर 1780 में कॉर्कट पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन जो अंग्रेजी जनरल थे एक हेस्टिंग्स, उन्होंने यहाँ पर कूटनीतिक चालें चली और निजाम को गुंटूर देकर के हैदराबाद से हैदर अली से पहले ही अलग कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से करते करते यहाँ पर कई बार जो है नए जनरल आयरकूट ने हैदर अली को कई बार पराजित करने की कोशिश करी, और फाइनली पराजित करते करते 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, जिनके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने यहाँ पर पूरे युद्ध को जारी रखा। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो है तीसरा चरण जो है यहाँ पर तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसके पहले चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मीडो था। टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक स्थिति थी, मीडो को कई बार जो है यहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी, लेकिन फाइनली आगे तक आते आते वेलूर अंबूर पर अधिकार यहाँ पर उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन बारिश आने की वजह से यहाँ पर युद्ध रुक गया था, और गर्मियों में टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की शुरुआत कर दी थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए मीडू, स्टुअर्ट, मैक्सवेल, हेटर जैसे अंग्रेज भी आए थे यहाँ पर, और टीपू ने बहादुरी से यहाँ पर लड़ा था, लेकिन श्रीरंगापट्टनम करने की संधि के लिए उनको बाध्य होना पड़ा था। और इस अपमान के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है काफी बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने अंग्रेजों को देना पड़ा था, प्लस उनको 3 करोड़ रुपए हर्जाने के लिए भी देने पड़े थे, और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों को बंधक बनाने के लिए देना पड़ा था। और फाइनली यहाँ पर अंग्रेजों को हटाने के लिए टीपू सुल्तान ने थोड़ी सी कोशिश करी कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट लिया जाए। उन्होंने भारत में फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया, नेपोलियन से, अफगानिस्तान, मॉरिशस सबसे यहाँ पर पत्र लिखना शुरू किया। और इस बार जो है वहां के जो उसको हेड कर रहे थे ब्रिटेन को, वो थे आर्थर वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट। घमासान युद्ध हुए और उसमें टीपू की हार हो गई, और श्रीरंगापट्टनम का जो किला था वो वहां पर ले लिया गया। और फिर टीपू सुल्तान जो है यहाँ पर हार जाते हैं, और टीपू सुल्तान के बारे में कुछ आप पढ़ेंगे यहाँ पर। 1750 में उनका हैदर अली और फातिमा के घर में उनका जन्म हुआ था। अरबी, फांसी, करानिस, उर्दू, इन सबको वो धारा प्रवाह बोलते थे, और टीपू को भारत में रॉकेट तकनीकी का भी खोजकर्ता माना जाता है। उनके द्वारा यहाँ पर मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट संचालन की काफी बड़ी व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये वाली संधि आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ये वाला आप यहाँ पे रीड करेंगे धीरे धीरे करते करते। ये वाली अभी हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में, इसको रीड करेंगे। मराठा युद्ध,
एंग्लो मराठा युद्ध भी यहाँ पर लड़ा जाता है। अभी तक आपने पढ़ा यहाँ पर जो है मैसूर के साथ युद्ध लड़ रहे थे, अब यहाँ पर किसके साथ युद्ध लड़े जाएंगे? अब यहाँ पर लड़े जाएंगे युद्ध एंग्लो मराठा के साथ। अब मराठा से जीतने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार यहाँ पे लड़ना शुरू करेगी। अब क्या होता है, 1772 में माधव राय की मृत्यु हो जाती है, उनका पुत्र आता है नारायण राव। वो अपने चाचा रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहते थे उनके षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। अब क्या होता है, नारायण राय की फिर धीरे जो है वो कुछ टाइम बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रघुनाथ राव जो उनके चाचा थे वो यहाँ पर पेशवा बन गए, लेकिन जो नाना फडणवीस थे उनके नेतृत्व में पेशवा पद को, उनके अधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव के मरणोपरांत उनकी पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र था उनको यहाँ पर जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और फिर यहाँ पर पेशवा पद यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ तो रघुनाथ राव ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि चलो भाई अंग्रेजों से बात कर लेते हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों का संधि कर ली। ठीक है, और इसके चलते जो है उनको यहाँ पर काफी बड़ा हिस्सा उनको सौंप दिया गया, और इसके बदले में रघुनाथ ने यहाँ पर 2500 सैनिक की टुकड़ी उनको सौंप दी थी। तो इस तरीके से ये जो है प्रॉब्लम यहाँ पर होनी शुरू हुई। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे इधर सालबाई की संधि जो है वो देखने को मिलती है। तब जैसे जैसे यहाँ पर हारते गए, हारे यहाँ पर, तो सिंधिया ने जो है यहाँ पर पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि यहाँ पर निकाली थी, जो कि माधव राज को यहाँ पर पेशवा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। फिर इसके बाद जब जैसे ही ये संधि यहाँ पर खत्म होती है, सेकंड नंबर का एंग्लो मराठा युद्ध होता है, क्योंकि अभी नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई। उनके बाद जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति यहाँ पर बनाने की कोशिश करी। उनने मराठा सदस्यों के बीच में झगड़े कराने शुरू कर दिए, लेकिन हुआ क्या कि वो खुद ही शिकार हो गए इस झगड़े का। ऐसा नहीं कि कोई और शिकार हुआ, वो खुद ही शिकार हो गए इस झगड़े का। और उसके वजह से यहाँ पर दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता बढ़ाने के लिए जो है वो आगे और ज्यादा बढ़ते गए अपनी। और फिर इसमें क्या हुआ, सिंधिया जो थे वो सफल रहे सॉरी, और अपना जो है उन्होंने यहाँ पर काफी हद तक अपने आप को स्थापित भी कर लिया। और फाइनली यहाँ पर बेसिन की एक संधि होती है। बेसिन की संधि जगह का नाम है ये, जहां पर अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया जाता है। भारत और अंग्रेजी के जितने भी पैदल सैनिक हैं उनको पूना में रखने के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। कंपनी को सूरत नगर दे दिया गया, और धीरे धीरे करते करते यहाँ पर निजाम से चौथ प्राप्त करने के अधिकार को छोड़ दिया गया। गायकवाड़ के विरुद्ध यहाँ पर युद्ध ना करने का वचन भी लिया गया कि हम जो है अब इसके विरुद्ध यहाँ पर कोई भी युद्ध नहीं करने वाले हैं। फिर लास्ट यहाँ पर जो है तीसरा यहाँ पर वॉर होता है। हेस्टिंग्स जो थे, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ये वॉर होता है, और इस वॉर में भी यहाँ पर जितने भी और इलाके थे उनको अंग्रेजों के निरीक्षण में शासन करने का अधिकार मिल जाता है। इन सब चीजों के चलते ये चीजें यहाँ पर बढ़ने लगती हैं। तो ये जो है धीरे धीरे करके ब्रिटिश जो है वो ये सारी चीजें यहाँ पर ऑक्यूपाई करता रहता है, और धीरे धीरे तक आते आते जो यहाँ पर तालपुर का एरिया है, इस तालपुर के एरिया में भी, तालपुरा कह लो या तालपुर कह लो, ये तालपुरा का जो रीजन है ये यूपी का रीजन है थोड़ा सा, वहां पर उसमें भी ये अपनी जो है वर्चस्व को यहाँ पर बढ़ाने में शामिल हो जाते हैं। तो इधर भी रीजन जो है यहाँ पर, इसमें भी अपने आप को ये एस्टैब्लिश करने में शामिल होते हैं। सिंध पर भी यहाँ पर जो है वो अपना अ, दबदबा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये सब मतलब आपको ये एग्जाम के लिए ज्यादातर जो यही सब याद रखने जो आपको मैं बता रही हूँ, इन्हीं से ज्यादा सवाल आते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइनली ये आप ये वाली चीज यहाँ पे रीड करेंगे, ये वाली संधियां यहाँ पर साइन की जाती है, जिसमें से आपसे जो पूछी जाती है सबसे ज्यादा, वो पूछी जाती है 1832 की संधि। इसमें क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1832 में जो विलियम बेंटिक थे वो उस समय के वाइसराय गवर्नर जनरल बन गए थे। तो उन्होंने यहाँ पर जो है अंग्रेज के व्यापारी यात्रियों को सिंध से गुजरने की निशुल्क अनुमति दे दी थी, और व्यापार के लिए सिंध का प्रयोग भी किया जा रहा था, ऐसे बोला गया था। तो वहां की जो अमीरों द्वारा जितनी परिवर्तित चीजें थी वहां पर, और उसमें किसी भी प्रकार का सैन्य अधिकारी या टोल की मांग उनसे नहीं की जाएगी। और जो कच्छ के रीजन है उनके लुटेरे को नियंत्रित करने के लिए अमीर जोधपुर के राजा के साथ मिलकर कई कार्य करने की कोशिश करी थी, और किसी भी प्रकार से एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे, ये सब चीजें इन्होंने सोची। फिर ऐसे ही यहाँ पर लॉर्ड ऑकलैंड आए, वो आए थे 1 साल के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं आए थे ये। उन्होंने भी यहाँ पर ये कोशिश करी कि
अमीर जो भी वहां पे सिख लोग हैं, उस सिखों के साथ हम अपने रिलेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, इन्होंने ये कोशिश करी थी कि किस तरीके से हम यहाँ पर अच्छे रिलेशन कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ पर ये रीजन है ना, ये वाले, इन सब के साथ जो अमीर लोग हैं ना, उनके साथ हम कैसे यहाँ पर अपने रीजन को और बढ़िया बना सकते हैं, इन्होंने यही यहाँ पर कोशिश करी थी। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस चीज को बढ़ाने की अपनी कोशिश करी। और फिर यहाँ पर धीरे धीरे करते करते इन्होंने जो है यहाँ पर सिख के जो एरिया है वो यहाँ पर बढ़ने कर दिए शुरू करे। 12 सिख के यहाँ पर मसले थे, जैसे कि मिसले थी यहाँ पर अहलूवालिया, भांगी, डलवालिया, फजीपुर वालिया, कन्हैया, करोड़ा, नकाई, निहांग, निशानवारा, फुल्किया, रामगढ़िया। ये सारे नाम है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे जो है रंजीत सिंह के साथ कैसे पंजाब में इन्होंने कैसे अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करी थी। मैं पंजाब का अगर आपको एग्जाम्पल दूं कि इन्होंने पंजाब में कैसे अपने कोशिश करी थी कि पंजाब में हम किस तरीके से अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि रंजीत सिंह जो थे, रंजीत सिंह जो है वो सुकर रचिया मिस लिखे थे। 1799 में अफगानिस्तान के जो शासक थे जमान शाह, उनके साथ उन्होंने यहाँ पर अपनी जो है लाहौर में एक पद यहाँ पर हासिल कर लिया था। 1805 तक रंजीत सिंह ने अमृतसर और जम्मू पर भी अपना अधिकार कर लिया था। और जब पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर बन गई थी, तो यहाँ पर रंजीत सिंह ने अपना राज करना शुरू कर दिया था। लेकिन हुआ क्या था यहाँ पर, जब रंजीत सिंह और अंग्रेजों की मैं बात करूं अगर, तो 25 अप्रैल 1989 में अंग्रेजों ने रंजीत सिंह से अमृतसर की संधि कर ली, जिसका ये था कि भाई दोनों जो है यहाँ पर अपनी सीमा को डिसाइड कर लें। सतलुज नदी है यहाँ पर, सतलुज नदी के इधर का जितना भी हिस्सा है वो रंजीत सिंह अपने पास रखेंगे, इसके इधर का जितना भी हिस्सा है सतलुज नदी के, वो ब्रिटेन का अपना रहेगा। तो इस तरीके से आप एक दूसरे को यहाँ पर हम कोई भी डिस्टरबेंस नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। तो ये चीज अमृतसर की संधि के बारे में। 1823 तक रणजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग अलग क्षेत्रों में राज्य विस्तार करने की कोशिश करते रहे। रंजीत सिंह ने यहाँ पर कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशवा, इन सब पर अपना अधिकार जमा लिया था। और 1814 तक में रंजीत सिंह जो है यहाँ पर रंजीत सिंह को अफगानिस्तान के शासक ने कोहिनूर हीरा भी भेंट किया था। और फिर 1839 में जो है यहाँ पर वो किसकी मृत्यु हो गई थी, फिर संजीत सिंह की आगे चल के मृत्यु भी हो गई थी। अगर मैं बात करूं पहला वॉर जो हुआ था, क्या हुआ था कि सिंध पर कब्जा कर लेने के बाद रंजीत सिंह का भय समाप्त होने जाने के बाद अंग्रेज जो है वो पंजाब पर अधिकार करने के ताक में थे कि किसी तरीके वहां पर कर दे। और 1845 में पंजाब की सेना ने उनको ये बहाना भी उन्हें दे दिया। पंजाब की सेना ने अल्पवयस्क राजा जो उस समय के थे दिलीप सिंह, उनको यहाँ पर, और उनकी जो संरक्षिका थी जिंद कौर, उनसे यहाँ पर राजाज्ञा लेकर के सतलुज, जो कि सिख और कंपनी के बीच में सीमा थी ना, अभी बताया ना, जो सतलुज थी, उसके पार आक्रमण कर दिया जा करके। तो यहाँ पर जो है ये लड़ाई शुरू हो गई, और फिर जो सिख सेना है बुरी तरह पराजित हो गई, और सिखों को यहाँ पर एक नई संधि करनी पड़ी जिसका नाम है लाहौर ट्रीटी। और लाहौर ट्रीटी में क्या बोला गया था भाई, लाहौर ट्रीटी में कुछ इस प्रकार से था कि जो पंजाब के राजा उस समय के दलीप सिंह हैं, उन्होंने सतलुज के दक्षिण में प्रवेश किया है, तो सतलुज और ब्यास के नदियों का जो दोआब है वहां पे किसको दिया जाएगा, वो अंग्रेजों को प्रोवाइड कर दो अभी। तो यहाँ पर इन्होंने जो है दिलीप सिंह को पंजाब का राजा महाराजा मानने से लोगों ने वो जो है मना कर दिया यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पंजाब की जगह लाहौर में सरकार की स्थापना होती है। और अब क्या होता है कि ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल है उनके सारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अब करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भैरोवल की ट्रीटी होती है, भैरोवाल की ट्रीटी, जिसके तहत जो रानी जिंद थी वहां की, उनको यहाँ पर विस्थापक के पद से हटा दिया गया और पंजाब के लिए एक प्रतिशासक परिषद गठन किया गया था। ऐसे ही सेकंड यहाँ पर जो है एंग्लो सिख वॉर लड़ा जाता है। सेकंड एंग्लो सिख वॉर में लाहौर की ट्रीटी और भैरोवल की ट्रीटी को अपमानजनक माना गया था और इसको स्वीकार करने को मना कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने गुजरात युद्ध में सिखों को बुरी तरीके से पराजित पहले ही कर दिया था। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिकृत कर लिया था। और सिखों को कृपाण के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप और कुछ भी नहीं रख सकते हैं। और इस तरीके से जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का उपयोग करके धीरे धीरे इनको अपने अपने हिस्से में रखना शुरू किया। ऐसे ही भूटान के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया। अगर मैं वर्ल्ड इंडिया के आसपास की बात करूं, भूटान, तो भूटान में भी इन्होंने 1816 में अंग्रेजों को पर्वतीय
राज्य जो है असम के संपर्क में लाया। असम और बंगाल में जो भी रीजन है वहां पे भूटानी लोगों का आना आना जाना तो है ही ना। तो क्या किया गया, उनके साथ पहले बुरा व्यवहार किया जाने लगा। फिर उनके यहाँ पर उनको संधि यहाँ पर दे दी गई। और जो भी असम को जाने वाली दर्रे थी, दर्रों को अंग्रेजों ने यहाँ पर छोड़ने को बाध्य उनको यहाँ पर करना शुरू कर दिया। तो इस चीज के चलते जो है इन्होंने यहाँ पर जो है भूटान के साथ भी अच्छे रिश्ते पहले तो नहीं बनाए। नेपाल के साथ भी इन्होंने लड़ाइयां करी थी। और जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आए थे 1813 में भारत में, तो भारत में आने के साथ ही उन्होंने गोरखों जो नेपाल के लोग हैं उनके साथ यहाँ पर संघर्ष करना पड़ा। 1814 में अंगोल और यहाँ पर नेपाल का युद्ध हुआ। ट्रीटी ऑफ सगौली यहाँ पर साइन भी की जाती है, जिसका नतीजा हमें आज भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आज भी जो ये एक आप कह लो कि आज की जो हमें प्रॉब्लम एक देखने को मिलती है, हमारी एक प्रॉब्लम है यहाँ की, आज के समय की मैं बात करूं तो वो है ना, जो ट्रीटी ऑफ सगौली में एक रीजन है लीपू लेक, लिम्पियादोरा और काला पानी। ये तीन रीजन आज भी हमें प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। सगौली की संधि इसी के तहत यहाँ पे की गई थी, जिसमें ये डिसाइड कर दिया गया था कि जो पूरा रीजन है काली नदी के इधर का जो रीजन होगा वो इंडिया रहेगा, इंडिया का उत्तराखंड, काली नदी के इधर का रीजन जो है वो नेपाल रहेगा। तो नेपाल ने अंग्रेजों को यहाँ पर गढ़वाल और कुमायूं के जिले के साथ साथ हिमालय का तराई रीजन भी यहाँ पर अंग्रेजों को प्रदान करने का स्वीकार कर लिया था। ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में सीमा तय हो गई थी, जो मैंने बताई ना, काली नदी वाली सीमा, ये हुई यहाँ पर। और नेपाल ने सिक्किम से अपने सारे अधिकार वापस ले लिए। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में ब्रिटिश की तरफ से एक यहाँ पर रेजिडेंट रहेगा, जो ब्रिटिश की तरफ से वहां पर पर्सन जो है वो रहने को तैयार रहेगा और सारा कुछ डिसाइड करेगा। ऐसे ही बर्मा के साथ भी उन्होंने ये चीज करी। बर्मा के साथ उन्होंने क्या करा, बर्मा का नाम अब तो चेंज हो गया है, म्यांमार हो गया, पर उस समय बर्मा जो है नाम हुआ करता था। इन्होंने यहाँ पर द्वीप शाहपुरी पर आक्रमण करके उसकी सीमा पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट और उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। और फाइनली यहाँ पर जो है इनके बीच में लड़ाई होती है, और उसमें जो अंग्रेज जो है यहाँ पे जीत जाते हैं और यांडाबू की संधि साइन होती है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर एंग्लो यहाँ पे वॉर खत्म होता है, तो जो बर्मा की राजधानी थी यांडाबू, उससे 60 मील ही दूर रह गए थे ब्रिटिश। तब बर्मियों ने यहाँ पर संधि का प्रस्ताव रखा था कि चलो अब तो हार मान ही लेते हैं, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि टानासिरिम और अरकाग के जो रीजन है वो अंग्रेजी सरकार को दे दिए जाएंगे। मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया जाएगा। बर्मा की जो सरकार है वो 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन देगी, क्षतिपूर्ति कहते हैं ना जिसको हम। असम और कछर के जो रीजन है उनको अधिकार यहाँ पे दे दिए जाएंगे। आवा सरकार ने अंग्रेज रेजिडेंट को रखने से स्वीकार भी कर लिया था, जैसे अभी है ना, ये सारा कुछ उन्होंने मान ली थी यहाँ पर सारी चीजें। ऐसे ही अफगानियों के साथ भी हमारे यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध इनके साथ लड़ा गया था हमारा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेके 1842 तक 4 वर्षों तक लड़ा गया था। युद्ध की शुरुआत जो है लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुई थी। ज्यादा समय के लिए नहीं, ये सिर्फ 1 ही साल के लिए यहाँ पे रहे थे, पर ये लड़के जरूर गए थे यहाँ पर। और द्वितीय भी यहाँ पर हुआ था याकूब खान के बीच में। गंडमक की संधि हुई थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रीटी ऑफ सगौली, येंडाबू, ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको मत स्किप कीजिएगा। एट एनी कॉस्ट इसको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, सभी के सभी स्टूडेंट पढ़ के जाइएगा। इसी प्रकार से 1857 के पूर्व, देखो ऐसा नहीं कि 1857 में ही सिर्फ विद्रोह हुआ है, 1857 से पूर्व भी विद्रोह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 1857 से पूर्व कौन कौन से विद्रोह हुए हैं वो आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। जैसे कि पहला विद्रोह हुआ है सन्यासी रिवोल्ट, 1770 में प्रारंभ हो गया था। इनके नोट्स बनाते जाओ सब लोग। इस विद्रोह का कारण क्या था कि जितने भी तीर्थ यात्री थे, तीर्थ यहाँ पर स्थान थे, वहां पर यात्रा करने से प्रतिबंध लगा रहे थे। अगर ये आज की भी सरकार करेगी तब भी लोग यहाँ पे जन असंतोष रखेंगे, और यहाँ पे क्रिएट तो होंगी प्रॉब्लम यहाँ पर। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम हुई थी 1770 के टाइम पीरियड में। यहाँ पर जबरदस्ती अपनी फोर्स का यूज करके धन वसूला जाता था, अंग्रेजों की फैक्ट्री पे लूटपाट फिर लोगों ने करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, 1820 तक आते आते इस आंदोलन को कुचल दिया। और इसी सन्यासी विद्रोह का जो पूरा उल्लेख है वो आनंद मठ में यहाँ पर किया गया। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये पूछा जाता है, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आनंद मठ ये किसने लिखी थी नॉवल, यहाँ पर ये लिखी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र ने यहाँ पर इसको लिखी थी, इसी में से हम लोगों ने क्या लिया, अपना वंदे मातरम को यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। एक और यहाँ पे लेडी थी जिनका नाम है
देवी चौधरानी, देती चौधरानी नहीं, ये देवी कर लीजिएगा। देवी चौधरानी भी यहाँ पर जो है वो सपोर्ट कर रही थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। देवी चौधरानी जो है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे। फिर ऐसे ही मिदनापुर और दालभौम में, यहाँ पर भी रिवोल्ट हो रहा था। मिदनापुर के जो रीजन है यहाँ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1772 में अंग्रेजों द्वारा जो यहाँ पर भू राजस्व की नीति यहाँ पर प्रारंभ की गई थी, वो किसी को पसंद यहाँ पे आ नहीं रही थी। और उस समय जो इस पे पूरे जो नेता थे वो थे दामोदर सिंह और जगन्नाथ। याद करो ना, दामोदर, दामोदर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। तो ये कहाँ पर आ जाएगी? मिदनापुर कहाँ पर पड़ जाएगा आपका? वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, तो ये रिवोल्ट्स लिखने हैं आपको, सारे लिखते जाइए इनको। ऐसे ही हमारा तीसरा रिवोल्ट आता है मोआ मरिया विरोध। मोआ मरिया का विरोध जो है वो असम के अहोम, असम में सुना होगा ना आपने, अहोम किंगडम में, अगर आपने कभी असम की हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है, आपको पता होगा कि असम के अंदर अहोम किंगडम चलती है। तो वहां पर जो है, ये भी वहां के लोग थे जो किसकी जो अनिरुद्ध देव थे, उनकी यहाँ पर चीजों को माना करते थे, अनिरुद्ध देव की। तो यहाँ पर मोआ मारिया जो विरोध है, ये याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अहोम किंगडम्स की यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, और इस तरीके से करते करते अहोम किंगडम के पूरे रीजन में इसको बढ़ाया आगे देने लगा था, जिसमें काफी सारी जो है जो राजा थे और उनकी जो बैकग्राउंड में जो लोग थे, बहुत उन लोगों की डेथ हुई थी यहाँ पर। ऐसे ही एक नागरिक विद्रोह यहाँ पर और कौन कौन से चल रहे थे, वो है गोरखपुर, बस्ती और बहरीच में। 1781 में जमींदारों और किसानों को यहाँ पर बहुत ज्यादा अत्याचार सहने पड़ रहे थे, तो उसी के तहत इन्होंने यहाँ पर विद्रोह जो है वो करने शुरू किए थे। तो उस विद्रोह के भीतर होने वाले सभी जितने भी कर्मी थे, या तो उनको मार दिया जाता था, या उनको गुरिल्ला बल के जरिए यहाँ पर बंधक बनाया जाता था। विद्रोह को तो चलो उन्होंने कुचल दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है लोगों को बहुत ज्यादा बंदी बनाया भी जा रहा था। तो ये जो है एक विरोध याद रखिएगा, किसके बीच में? अवध में अगर ये विरोध हुआ था तो किसके? वजीर अली खान के नेतृत्व में किया गया था। इनको लिख लीजिए, इन पॉइंट्स को नोट करते रहिए, साथ साथ इन सब पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्रोह कब, कहाँ, किसके कहने पर हुआ था। ऐसे ही गंजम और गुमसूर में भी इस चीज का विरोध जो है वो देखा गया था। गमसर और गुमसूर में जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह यहाँ पर जो है, जो भी गंजम के और उसके आसपास के रीजन है उनमें किया गया था। और जब उन्होंने यहाँ पर राजस्व देने से मना कर दिया था, तो उन्होंने उनके खिलाफ यहाँ पे विद्रोह किया था। और फाइनली तक जो है पमालू, पलामू जो एरिया है वहां तक फाइनली इसमें आते आते जिसको भूषण सिंह जो है वो यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, और ये रिवोल्ट फिर धीरे धीरे समाप्त भी होने लग गया था। ऐसे ही कुछ यहाँ पर और विद्रोह हैं, जैसे कि भिवानी विद्रोह हरियाणा के जाटों द्वारा, अहूम विद्रोह यहाँ पर आपको बता दिया मैंने। वहाबी, वहाबी कई बार पूछा गया है। वहाबी आंदोलन जो है यहाँ पर वो बरेली में, राय बरेलवी जो थे उनका नाम था, बरेली में इन्होंने शुरू करा था, अहमद बरेलवी, जिनका लक्ष्य था कि अंग्रेजों और उनके जो जितने भी एलीट क्लासेस हैं, शीर्षक वर्ग है, उनको जो है यहाँ पर अन्य लोगों का उनका विरोध करना। और पटना में इन्होंने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था, जो धीरे धीरे तक करते करते सत्ता को, अंग्रेजी सत्ता को परेशान करने लग गई थी ये चीजें। लेकिन फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इसको और भी, उनकी डेथ के बाद इनको और लोगों ने भी संभाला था, जैसे कि इनायत अली, विलायत अली, इन्होंने भी इस चीज को आगे संभालना शुरू किया था। ऐसे ही एक रिवोल्ट है कूका, कूका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कूका जो है यहाँ पे पंजाब के लोगों को कहीं कूका विरोध में कहा जाता है, पंजाब के लोग थे जहाँ पे हजारों नामक स्थान को अपना उन्होंने, हाजरों को अपना मुख्यालय बना लिया था। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर अगला पागलपंथी रिवोल्ट ये भी था एक, जो कि बंगाल में ही हुआ था यहाँ पर। इस रिवोल्ट में भी यही सब प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी थी। ऐसे ही मोपला, मोपला 1921 में यहाँ पर हुआ था, जिसको जो है 2021 में 100 साल कंप्लीट हो गए थे। जिसमें मोपला जो है यहाँ पे मालाबार के रहने वाले जो लोग थे उनके, उन्होंने यहाँ पर किया था, किसके अगेंस्ट किया था उन्होंने यहाँ पर? जो हमारे उस समय के हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, हिंदू जमींदार, और जो ब्रिटिश सरकार थी उनके अगेंस्ट यहाँ पे किया था इसको, मोपला रिवोल्ट। ऐसे ही और भी है इसके अंदर, राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया विद्रोह, चुआर आंदोलन। इस तरीके से जो ये विद्रोह है, इन्होंने काफी सारे विद्रोह को करना शुरू किया था। ये सब नाम आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाते हैं। हो और मुंडा विद्रोह, हो और मुंडा, मुंडा विद्रोह आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा, जनजातियों द्वारा जो परफॉर्म किया गया था। हो और मुंडा जो जाति है,
इन्होंने दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से 1831 में अंग्रेजों की नई जो भू राजस्व पद्धति है उसके विरोध में इसको किया था। मुंडाओं द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इसको स्टार्ट किया गया था रांची के दक्षिण हिस्सा में, और उनको फिर जो है जेल में डाल दिया गया था। आज भी जो है उनके रिवोल्ट को उलुगवान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और 15 दिसंबर जो है उनके यहाँ पर जन्म दिवस होता है, इसलिए यहाँ पर झारखंड को भी 15 दिसंबर 2000 के दिन में बनाया गया था। तो इस तरीके से ये रिवोल्ट जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर एक ऐसे ही विद्रोह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है यहाँ पर वो सीदो और कान्हू के नेतृत्व में यहाँ पर परफॉर्म किया गया था। भील का विद्रोह, ये जो भील राज्य में मतलब मध्य प्रदेश में जो लोग हैं उनके राज के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया था। रंपा विद्रोह, रंपा की पहाड़ियों में मद्रास के अंदर किया गया था। तो इस तरीके से जो विद्रोह हैं ये सारे परफॉर्म किए गए थे। रंपा विद्रोह इस बार जो है 2023 के एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 1922-24 में हुआ था, जिसमें 1923 भी आता है। तो इसको 100 साल अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो 100 ईयर्स जिसको भी कंप्लीट हुए हैं यहाँ पर ये पूछे जा सकते हैं। इन पे ये क्वेश्चन आ चुका है कि अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में कौन सा यहाँ पर रिवोल्ट परफॉर्म किया गया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कि कौन कौन सा रिवोल्ट हुआ, कहाँ पर हुआ, क्या नाम है उसका। इस प्रकार के सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर शुरू होता है 1857 की क्रांति। अब हम इसके बाद यहाँ पे शुरू करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में चीजें, कि 1857 की क्रांति के क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं।